Hello everyone, welcome on my YouTube channel Apex Tutorials, and in this video I am going to explain you a chapter from Footprints Without Feet, the making of a scientist by रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन। तो ये जो द मेकिंग ऑफ अ साइंटिस्ट जो चैप्टर है ये रिचर्ड एब्राइट के बारे में है और इसको लिखा है रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन ने। तो सबसे पहले थोड़ा सा रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन के बारे में देख लेते हैं, ये यहाँ पे दिया हुआ है। लेकिन इसके अलावा मैं आपको बता दूँ 1925 में ये पैदा हुए और 2006 में इनकी डेथ हो गई। ये एक अमेरिकन न्यूज़पेपर राइटर थे और जो स्पोर्ट्स और स्काउटिंग के ऊपर लिखते थे, स्पोर्ट्स एंड स्काउटिंग। तो इनकी जो राइटिंग स्पोर्ट्स और स्काउटिंग से अलग है, जैसे ये चैप्टर है रिचर्ड एब्राइट के बारे में, तो भी इनके जो एग्जाम्पल्स हैं वो सारे कहाँ से आते हैं, वो स्पोर्ट्स से ही आते हैं और इसमें भी स्पोर्ट्स का ही एग्जाम्पल उन्होंने दिया है। लेट्स स्टार्ट। रिचर्ड एब्राइट। Richard Ebright has received the Shirley Scholar Award and the Scaring Plough Award for Biochemistry and Molecular Biology। बायोकेमिस्ट्री और मोलिकुलर बायोलॉजी के लिए रिचर्ड एब्राइट को सर्ले स्कॉलर अवार्ड और स्केरिंग प्लो अवार्ड मिले हुए हैं। इट वॉज हिज फैसिनेशन फॉर बटरफ्लाइज दैट ओपन द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू हिम। उनका जो आकर्षण था, अट्रैक्शन था किसके प्रति? बटरफ्लाइज, तितलियों के प्रति जो उनका आकर्षण था, उसने उनके लिए साइंस के दुनिया को खोल दिया था। साइंस के वर्ल्ड में वो उनका जो बटरफ्लाइज के प्रति आकर्षण था, जो फैसिनेशन था, अट्रैक्शन था, उसी की वजह से विज्ञान की दुनिया उनके लिए खुली। रीड एंड फाइंड आउट। हाउ डिड अ बुक बिकम अ टर्निंग पॉइंट इन रिचर्ड एब्राइट्स लाइफ? किस तरह से एक किताब जो है रिचर्ड एब्राइट की लाइफ में महत्वपूर्ण मोड़ को ले आती है। हाउ डिड हिज मदर हेल्प हिम? उसकी मदर ने उनकी कैसे मदद की? सो लेट्स स्टार्ट द चैप्टर। एट द एज ऑफ 22, 22 साल की उम्र में, अ फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर एक्साइटेड द साइंटिफिक वर्ल्ड विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। यानी 22 साल की उम्र में फॉर्मर स्काउट ऑफ द ईयर, यानी पहले पूर्व में वो स्काउट ऑफ द ईयर रहे हैं। और उन्होंने किस तरह से जो है, एक्साइटेड वर्ड यहाँ पे आया है, एक्साइटेड। एक्साइटेड का मतलब होता है उत्साहित करना, और यहाँ पे हम ये भी कह सकते हैं कि उन्होंने सरप्राइज कर दिया, तो सरप्राइज्ड, हैरान कर दिया द साइंटिफिक वर्ल्ड, वैज्ञानिकों की दुनिया को, विद अ न्यू थ्योरी ऑन हाउ सेल्स वर्क। उनके एक नया मत था, नई थ्योरी थी किस चीज़ के ऊपर? कि सेल्स जो होती है, सेल्स वही सेल्स होती हैं जो आपने अपनी बायोलॉजी में पढ़ी होंगी, कोशिकाओं को कहते हैं, यानी वो कैसे काम करती हैं। Richard H. Ebright and his college roommate explained the theory in an article in the Proceedings of the National Academy of Science। एक नेशनल प्रोसीडिंग्स ऑफ द नेशनल एकेडमी ऑफ साइंस करके एक जर्नल छपता था, अखबार छपता था। उसमें जो है इन्होंने, रिचर्ड एब्राइट ने और इनके जो कॉलेज के रूममेट थे, इनके सहपाठी थे, इनके साथी थे, उन्होंने इस थ्योरी को, इस मत को एक आर्टिकल की फॉर्म में प्रकाशित किया था। इट वॉज द फर्स्ट टाइम this important scientific journal had ever published the work of college students। ऐसा पहली बार हुआ था कि ये जो साइंटिफिक जर्नल था, जर्नल क्या होता है? जर्नल जो किसी एक ख़ास टॉपिक के ऊपर या किसी एक खास सब्जेक्ट के ऊपर जो चीज़ों को छापता है। जैसे साइंस जर्नल है तो बस साइंस की ही चीज़ों को वो छापेगा और कोई चीज़ उसमें नहीं होगी, जबकि जनरल हमारा जो न्यूज़पेपर होता है उसके अंदर हमें सारी चीज़ें लगभग थोड़ी थोड़ी मिल जाती हैं। उसके अंदर पॉलिटिक्स भी मिलती है, उसके अंदर हमें सोशल वर्क भी मिलता है, उसके अंदर हमें स्पोर्ट्स भी मिल जाता है, बिजनेस न्यूज़ भी मिल जाती है। लेकिन जर्नल किसको कहते हैं? जर्नल का मतलब पार्टिकुलर जिस सब्जेक्ट का वो है उसी सब्जेक्ट की न्यूज़ उसके अंदर होंगी।
तो यहाँ ये जो महत्वपूर्ण साइंटिफिक जर्नल है, इसके अंदर जो है पहली बार इस जर्नल ने किसी कॉलेज स्टूडेंट के काम को पब्लिश किया था इन स्पोर्ट्स। अब देखिए, मैंने कहा था कि वो जो राइटर हैं रॉबर्ट डब्ल्यू पीटरसन, जिनका ये लिखा हुआ है, वो अक्सर जो है ज़्यादातर उन्होंने स्पोर्ट्स और स्काउटिंग के ऊपर लिखा है। तो अब यहाँ एग्जाम्पल आ रहा है, इस चीज़ को वो एक एग्जाम्पल से शो करना चाह रहे हैं। एग्जाम्पल किससे आया है? एग्जाम्पल बेसबॉल से आया हुआ है। दैट वुड बी लाइक मेकिंग द बिग लीग्स एट द एज ऑफ 15। मेकिंग द बिग लीग्स का मतलब यहाँ पे ये है कि एक इन अ फील्ड ऑफ टफ कंपटीशन एंड हाई रिवॉर्ड्स, द लार्जेस्ट और फॉरमोस्ट ऑफ इट्स काइंड। यानी कहने का मतलब यह है कि उन्होंने एक बहुत ही बड़ा काम किया था, मेकिंग बिग लीग्स, यानी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट ले ले एट द एज ऑफ 15, यानी 15 साल की उम्र में, एंड हिटिंग अ होम रन योर फर्स्ट टाइम एट बैट, यानी पहली बार बेसबॉल में आप खेल रहे हैं और आप एक होम रन ले लें। तो यहाँ मैं थोड़ा सा आपको बेसबॉल को दिखाना चाहता हूँ, हम देख लेते हैं बेसबॉल को हम थोड़ा सा देख लेते हैं। यहाँ पे ये जो है बेसबॉल होती है और ये उसकी स्टिक होती है, इससे बेसबॉल खेला जाता है। अब आप एक और इमेज देख लीजिए, यहाँ इस तरह से ये थ्रोअर जो है, जैसे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे ये थ्रोअर है, बॉल को थ्रो कर रहा है, और ये जो है बैटर है, बैटिंग कर रहा है, ये इसकी स्टिक है। इस स्टिक से वो इस बॉल को मारेगा और ये इसको स्टिक को यहीं पे छोड़ करके और वो दौड़ जाएगा, और दौड़ करके सारे खिलाड़ियों के सामने से होता हुआ वापस फिर सेफली अपनी जोन में आ जाएगा, अपने प्लेस पे आ जाएगा। इसको होम रन कहते हैं। यानी 15 साल की उम्र है और पहली बार आप बेसबॉल खेल रहे हो और उसे खेलते हुए आप एक होम रन पहली ही बॉल पर बना लें, ये बड़ा अचीवमेंट होता है। तो यहाँ ये बताने की उन्होंने कोशिश की है। तो आइए अब हम अपने चैप्टर पे वापस आते हैं। फॉर रिचर्ड एब्राइट, it was the first in a long string of achievements। long string of achievements, यहाँ पे string जो है लाइन को, कतार को, यानी उनकी जो अचीवमेंट्स हैं बहुत ज़्यादा हैं, उस अचीवमेंट्स की लाइन में ये जो है फर्स्ट, सबसे पहला इन साइंस एंड अदर फील्ड्स, विज्ञान में, साइंस में और दूसरे जो फील्ड्स हैं, क्षेत्र हैं, उनमें सबसे पहला ये उनका अचीवमेंट था। एंड इट ऑल स्टार्टेड विद बटरफ्लाइज, और ये सब किससे शुरू हुआ था? बटरफ्लाइज से शुरू हुआ था, तितलियों से शुरू हुआ था। एन ओनली चाइल्ड एब्राइट ग्रू अप नॉर्थ ऑफ रीडिंग, यहाँ ये बताया गया है, उनके बचपन को बताया गया है कि एक जब वो छोटे बच्चे थे तो एब्राइट जो है रीडिंग, पेंसिल्वेनिया में एक शहर है, जगह है, टाउन है, वहाँ पे जो है वो बड़े हुए थे। देयर वॉजंट मच आई कुड डू देयर, कुछ भी नहीं था वहाँ पर, यानी रीडिंग में करने के लिए कुछ भी नहीं था। ही सेड, उन्होंने कहा, आई सर्टेनली कुडंट प्ले फुटबॉल और बेसबॉल, फुटबॉल और बेसबॉल विद अ टीम ऑफ वन, यानी मैं अकेला था, अपने माँ बाप की एकमात्र संतान था, तो कोई टीम नहीं थी, कोई साथ में खेलने वाला नहीं था, इसलिए मैं ना फुटबॉल खेल सकता था ना बेसबॉल खेल सकता था, और मैं अकेला था। क्योंकि ये दोनों गेम जो है टीम गेम है, इनमें कई सारे प्लेयर्स की ज़रूरत पड़ती है और वो अकेले थे। बट देयर वॉज वन थिंग आई कुड डू, एक ही चीज़ थी जो मैं कर सकता था, वो क्या था? कलेक्ट थिंग्स, यानी चीज़ों को इकट्ठा करना। सो ही डिड, इसलिए उन्होंने किया। एंड डिड ही एवर, और वो हमेशा इस काम को करते रहे, यानी कलेक्शन का, चीज़ों को कलेक्ट करने का काम वो हमेशा करते रहे। बिगिनिंग इन किंडरगार्टन, किंडरगार्टन जो अमेरिकन एजुकेशन सिस्टम है उसके अंदर सबसे पहले किंडरगार्टन होता है, और किंडरगार्टन में एज जो है 5 से 6 ईयर्स, यानी 5 ईयर्स का बच्चा एडमिट होता है, और 5 से 6 साल तक की जो है ये सबसे पहली क्लास होती है, एकेडमिक क्लास जो होती है। ए ब्राइट कलेक्टेड बटरफ्लाइज विद द सेम डिटर्मिनेशन दैट हैज़ मार्क्ड ऑल हिज एक्टिविटीज़,
एब्राइट ने बटरफ्लाइज को, तितलियों को इकट्ठा करना शुरू किया। अब यहाँ क्या कहा है कि विद द सेम डिटर्मिनेशन, बिल्कुल ठीक उसी तरह, उसी जील के साथ, उसी उत्साह के साथ, उसी उमंग के साथ जिस तरह से वो दूसरी एक्टिविटीज़ को करते थे, दूसरे काम को करते थे, उसी तरह से उन्होंने कलेक्शन को भी, इसको बटरफ्लाइज कलेक्शन को भी किया। ही ऑल्सो कलेक्टेड रॉक्स, फॉसिल्स एंड कॉइन्स। उन्होंने, रॉक्स कहते हैं पत्थरों को, यानी चट्टान को कहते हैं, उसके टुकड़ों को कहते हैं, यानी पत्थर भी इकट्ठा करते थे। फॉसिल्स किसको कहते हैं? जो रिमेन्स होते हैं, जो इसके एनिमल्स के या फिर ट्रीज के जो रिमेन्स होते हैं उनको बोलते हैं। एंड कॉइन्स, और वो कॉइन्स भी कलेक्ट करते थे। ही बिकेम एन ईगर एस्ट्रोनॉमर टू, एस्ट्रोनॉमर कहते हैं जो तारों वारों को जो है स्टडी करता है। जैसे स्टार्स होते हैं ना, राशियां होती हैं हमारे यहाँ इंडिया के अंदर जो है, हम राशियां उनको बोलते हैं। तो वो किसी न किसी तरह से स्टार से कनेक्टेड। समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, समटाइम्स स्टार गेजिंग ऑल नाइट, कभी कभी वो तारों को पूरी रात, रात भर बैठे देखते रहते थे और उनको स्टडी करते रहते थे। फ्रॉम द फर्स्ट ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरोसिटी अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड। यहाँ ये कहा गया है, ये फर्स्ट आया है, फर्स्ट क्या मतलब होता है? फर्स्ट का मतलब है पहली क्लास, यानी पीछे किंडरगार्टन आया था जहाँ से उनका ये शौक जो है बटरफ्लाइज को कलेक्ट करने का और चीज़ों को कलेक्ट करने का शुरू हुआ था। और फर्स्ट क्लास में जैसे 6 से 7 ईयर्स तक जो होती है वो फर्स्ट क्लास होती है। तो फर्स्ट क्लास में जब वो आए, ही हैड अ ड्राइविंग क्यूरियोसिटी, उनका जो ये शौक था वो पूरे उफान पे था, पूरे शबाब पे आ गया था। अलॉन्ग विद अ ब्राइट माइंड, यानी वो इंटेलिजेंट भी थे, खाली शौक शौक नहीं था, इंटेलिजेंट भी थे। और उनका दिमाग जो था ब्राइट था, चमकीला था, यानी उनका एक होशियार थे वो बहुत। ही ऑल्सो हैड अ मदर हु एनकरेज्ड हिज इंटरेस्ट इन लर्निंग, और उनकी जो माँ थी ना, मदर, वो उनको एनकरेज करती रहती थी, उत्साहित करती रहती थी। किस चीज़ के लिए? उनकी जो रुचि थी ना लर्निंग की, सीखने की उनकी रुचि को वो उत्साहित करती रहती थी। और क्या करती थी? शी टुक हिम टू ट्रिप्स, ऑन ट्रिप्स, वो उन्हें यात्राओं पे ले जाती थी। बॉट हिम टेलीस्कोप्स, उसके लिए टेलीस्कोप खरीदा, माइक्रोस्कोप खरीदा, कैमरा खरीद के दिया। और माउंटिंग मटेरियल्स, यानी और जितना भी मटेरियल, जितनी भी चीज़ें उन्हें ज़रूरत होती थी वो सब खरीद के उन्होंने दी। एंड अदर इक्विपमेंट एंड हेल्प हिम इन मैनी अदर वेज, और दूसरी जितने भी इक्विपमेंट्स की, जितनी चीज़ों की उन्हें ज़रूरत होती थी, जिस भी सामान की लर्निंग के लिए, वो उन्हें खरीद के दिया उन्होंने। और उसकी और दूसरी तरह भी कई तरह से मदद की। आई वॉज हिज ओनली कंपेनियन अंटिल ही स्टार्टेड स्कूल। अब उनकी मदर कह रही है, क्या कह रही है? कि जब तक उन्होंने स्कूल शुरू किया तब तक मैं उनकी अकेली एकमात्र साथी थी। चूंकि अब देखिए क्या कहती है कि हिज मदर सेड आफ्टर दैट आई वुड ब्रिंग होम फ्रेंड्स फॉर हिम, यानी उसके बाद जो है उसके दोस्तों को मैं उसके घर पे ही बुला लेती थी। मैं दूसरे बच्चों को लेके आती थी जो उसके दोस्त बनते थे और उसके साथ खेलते थे। बट एट नाइट वी जस्ट डिड थिंग्स टुगेदर, लेकिन रात में वो दोस्त नहीं होते थे, मैं होती थी और वो होता था। बस हम दोनों ही होते थे, हम दोनों मिलकर के काम करते थे। रिची वॉज माई होल लाइफ आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड। रिची किसको कहा है? उसकी मदर ने रिचर्ड एब्राइट को रिची कहा है प्यार से। क्या कहा? कि वो ही मेरा संपूर्ण जीवन था, पूरा जीवन। क्यों? किसके बाद? आफ्टर हिज फादर डाइड व्हेन रिची वॉज इन थर्ड ग्रेड, जब रिची जो है तीसरी क्लास में थे, थर्ड ग्रेड में थे, जो 8 से 9 साल की होती है, यानी उनकी उम्र 8 साल, 8.5 साल या 9 साल इसके आसपास रही होगी, तब उनके फादर की डेथ हो गई थी। She and her son spent almost every evening at the dining room table, यानी खाना खाने का जो कमरा होता है उसकी टेबल पे वो कहती है कि हर सन स्पेंट ऑलमोस्ट एवरी इवनिंग,
यानी उनका बेटा जो है हमेशा डाइनिंग टेबल पे और वो एक साथ खाना खाते थे। और इफ़ ही डिडेंट हैव थिंग्स टू डू आई फाउंड वर्क फॉर हिम। क्या कहती हैं कि अगर उनके पास करने के लिए कोई काम नहीं होता था तो मैं उनके लिए काम ढूंढ लेती थी। नॉट फिजिकल वर्क, कोई मतलब शारीरिक काम नहीं जिसे करने से थकान होती है बॉडी की, वो नहीं, बट लर्निंग थिंग्स, चीज़ों को सीखने के लिए। अगर उनके पास कोई सब्जेक्ट, कोई टॉपिक, किसी चीज़ को सीखने का नहीं होता था तो मैं उनके लिए वो टॉपिक ढूंढ देती थी। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा, ही लाइक्ड इट, और वो इसे पसंद करता था। ही वॉन्टेड टू लर्न, चूंकि वो हमेशा सीखना चाहता था। एंड लर्न ही डिड, और उसने इस काम को किया भी, सीखने के काम को। ही अर्न टॉप ग्रेड्स इन स्कूल, यानी स्कूल के अंदर टॉप ग्रेड्स, अच्छे थे वो, पढ़ाई के अंदर बहुत अच्छे थे रिचर्ड एब्राइट, और उनके बहुत अच्छे ग्रेड आते थे, बहुत अच्छे मार्क्स आते थे। ऑन एवरीडे थिंग्स ही वॉज जस्ट लाइक एवरी अदर किड। नॉर्मली दिन भर में जो काम होते हैं, जैसे खेलना हुआ या और खाना खाना हुआ या और दूसरी चीज़ें, मतलब नॉर्मल लाइफ जो थी उनकी, डेली लाइफ जो होती है, एवरीडे थिंग्स, वो ऐसी थी जैसे एक नॉर्मल बच्चा दूसरा बच्चा करता है। हिज मदर सेड, उनकी माँ ने कहा। बाय द टाइम ही वॉज इन द सेकेंड ग्रेड, और जब तक वो सेकेंड ग्रेड के अंदर अपने स्कूल में आए, एब्राइट हैड कलेक्टेड ऑल 25 स्पीसीज ऑफ बटरफ्लाइज फाउंड। अब सेकेंड ग्रेड यानी 7 से 8 साल, 7 या 8 साल की उम्र में उन्होंने, एब्राइट ने क्या किया, 25 स्पीसीज, 25 जातियां जो है, प्रजातियां किसकी, बटरफ्लाइज की, तितलियों की, उन्होंने जो उनके होम टाउन यानी रीडिंग के आसपास मिलती थी वहां 25 की 25 उन्होंने कलेक्ट कर ली थी। Species and subspecies of butterflies collected in 6 weeks in Reading, पेंसिल्वेनिया, यानी 6 हफ्तों में, मात्र 6 हफ्तों में रीडिंग पेंसिल्वेनिया के आसपास जो 25 जातियां या उपजातियां जो है मिलती थी, किसकी, बटरफ्लाइज की, वो सब उन्होंने कलेक्ट कर ली थी। अब यहाँ पे उनके नेम्स दिए गए हैं, स्पीसीज दी गई हैं और सब स्पीसीज दी गई हैं। तो ये जो है जैसे गॉजमर है, विंग्ड बटरफ्लाइज होती हैं। फिर इसके अंदर ये जो है इसको ये तो बोल्ड कर दिया गया है, और बोल्ड के नीचे जो है ये सब स्पीसीज दी गई हैं। बोल्ड में स्पीसीज हैं और इसके नीचे ये सब स्पीसीज हैं। स्नाउट बटरफ्लाई स्पीसीज हो गई, और वुड निम्फ्स एंड सेटायर्स ये भी स्पीसीज हो गई। तो ये इनसे कोई ज़्यादा वो चैप्टर में क्वेश्चन तो आने वाला नहीं है, बस इनको देख लेते हैं कि यहाँ पे ये टोटल जो है मिला करके 25 है, और यही आसपास जो है होम टाउन के मिलती थी जिन सबको वो कलेक्ट कर चुके थे। दैट प्रोबेबली वुड हैव बीन द एंड ऑफ माई बटरफ्लाई कलेक्टिंग। कह रहा है कि 25 जो कलेक्ट कर ली थी, संभवतः ये मेरा कलेक्शन आखिरी होता, ये आखिरी होता, इसके बाद कोई कलेक्शन ना कर रहा होता। ही सेड, उसने कहा, या ये कहते हैं कि बस ये मेरा रुक गया होता, ये कलेक्शन का काम जो है बंद हो गया होता, एंड समाप्त हो गया होता। बट देन माई मदर गॉट मी अ चिल्ड्रंस बुक कॉल्ड द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10। यानी वो क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि मेरी माँ तब एक बच्चों की जो किताब है वो ले आई जिसका नाम था द ट्रेवल्स ऑफ मोनार्क 10, यानी इस नाम की वो किताब मेरे लिए ले आई। दैट बुक विच टोल्ड हाउ मोनार्क बटरफ्लाइज माइग्रेट टू सेंट्रल अमेरिका, यानी जिसके अंदर, इस किताब के अंदर ये बताया गया था कि किस तरह से मोनार्क बटरफ्लाइज जो हैं माइग्रेट कर जाती हैं, पलायन कर जाती हैं, एक जगह से दूसरी जगह चली जाती हैं। कहाँ, सेंट्रल अमेरिका चली जाती हैं। ओपनड द वर्ल्ड ऑफ साइंस टू द ईगर यंग कलेक्टर। ओपन द वर्ल्ड यानी इस किताब ने, इस टॉपिक ने दुनिया को खोल दिया, किसका, किसकी दुनिया को, विज्ञान की दुनिया को। टू द ईगर यंग कलेक्टर, उस नौजवान छोटे कलेक्टर जो उत्सुक होता है हर चीज़ को जानने का, यानी ऐसे कलेक्टर के लिए, ऐसे संग्राहक के लिए उसने, उस बुक ने, उस किताब ने जो है एक दुनिया को खोल दिया। तो वीडियो हम यहीं पे जो है स्टॉप करते हैं, और बाकी इसके शायद 2 वीडियोज़ और बने हैं। होप आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया होगा, और अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फॉर मोर वीडियोज़ कीप वॉचिंग अपाचे ट्यूटोरियल्स। थैंक यू।